एक रात में कई लोगों को जिंदगी जीते आपने अक्सर देखा होगा, पर क्या कभी एक रात में लोगों को एक के बाद एक दम तोड़ते देखा है? यह कल्पना ही कितनी भयानक लगती है, जो लाशों और चीखों से भरी हो। किंतु दुनिया के इतिहास में ऐसी कई काली रातें दर्ज हैं जो मौत के नाम हो गई। वह काली मौत थी जो बार बार आई और जब भी आई अपने साथ लाखों जानें ले गई। क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या जवान। जिसने भी दिन का सूरज देखा वो रात का चांद देखने से पहले ही दुनिया को अलविदा कह गया। और इन काली रातों की वजह हर बार चीन ही रहा है। हाल ही में आप देख सकते हैं कि कोविड-19 कोरोना वायरस चीन की वुहान सिटी से निकला और जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। लेकिन ये पहली बार नहीं है, इससे भी पहले सदियों समय पहले भी चीन ने ऐसे ही काले तोहफे दुनिया को दिए हैं, जिन्होंने दुनिया की न जाने कितनी आबादी को तबाह कर दिया। ऐसी ही एक घटना चीन की लापरवाही की वजह से 14वीं शताब्दी में हुई थी। इतिहास में उस भयावह घटना को ब्लैक डेथ नाम दिया गया, जिसने देखते ही देखते यूरोप की आधी आबादी को मौत की नींद सुला दिया और फिर एशिया और अफ्रीका में अपना कहर बरपाते हुए अचानक खत्म हो गई। शुक्र है कि हमने वो दौर नहीं देखा, किंतु हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि आखिर क्या थी यह ब्लैक डेथ। तो आइए इसी के बारे में आज जानते हैं। जिस आधुनिक यूरोप को आज हम देख पा रहे हैं, उसकी स्थिति 14वीं शताब्दी में अफ्रीकी देशों से ज्यादा अच्छी नहीं थी। यहाँ के लोगों के पास रोजगार के साधन सीमित थे और ज्यादातर जनसंख्या खेती पर निर्भर थी। और इसी समय 14वीं शताब्दी की शुरुआत से ही यूरोप को भारी मुसीबतें झेलनी पड़ी थी। आर्थिक स्थिति लगभग एशियाई देशों के जैसी ही थी। जैसे तैसे करके यहाँ लोगों का गुजारा हो रहा था। शिक्षा का अभाव और स्वास्थ्य के प्रति चेतना न होने के कारण मेडिकल सुविधाओं पर काम नहीं किया जाता था। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए यूरोप की जनता केवल ईश्वर पर निर्भर थी। वे चर्च जाते और प्रेयर करते, और यह काफी नहीं होता तो तंत्र का सहारा लेते, पर दवाओं से उनका सरोकार नहीं हुआ था। 1315 में यूरोप के मौसम में बदलाव आना शुरू हुआ, जिसका सीधा असर वहां की जनता के स्वास्थ्य पर हुआ। इसी का दूसरा बुरा असर खेती पर भी हो रहा था। देश में आबादी लगातार बढ़ रही थी। नतीजन कुछ ही समय में यहाँ खाद्यान्न संकट पैदा हो गया। मौसम के बदलाव के कारण जिस समय बारिश नहीं होनी चाहिए थी, उस वक्त भीषण बारिश हुई, ओले गिरे और फसलें खराब हो गई। सर्दियों का मौसम एक बार आया तो फिर लंबे समय तक नहीं गया, जिससे धीरे धीरे धरती बंजर होने लगी। ऐसा वक्त भी आया जब अनाज की कीमतें 300 गुना बढ़ गई। पुरुष अपने भूखे बच्चों के लिए हिंसा पर उतर आए। अनाज का एक बोरा पाने के लिए लोग एक दूसरे का खून बहाने के लिए तैयार थे। जो ऐसा आए थे वो भुखमरी में मर रहे थे। इस त्रासदी से उबरने में यूरोप को कम से कम 50 साल लगने वाले थे। जनता ने साहस दिखाया और इन भीषण परिस्थितियों से निकलने की कोशिश जारी रखी। धीरे धीरे साल गुजरने लगे और सब कुछ पटरी पर आ ही रहा था, पर तब कोई नहीं जानता था कि इससे भी बड़ी त्रासदी उनका इंतजार कर रही है। साल था 1347 का, महीना अक्टूबर। तारीख इतिहास में दर्ज नहीं है, पर फिर भी न भूलने वाला दिन। यूरोप की हवा आम दिनों की तरह ही खुशनुमा थी। लोग अपने रोजमर्रा के कामों में लगे थे। जिंदगी फिर से पटरी पर दौड़ने की तैयारी कर रही थी। वहीं कुछ लोगों को इंतजार था अपनों के आने का। इसी इंतजार के साथ लोग सीसली बंदरगाह पर खड़े हुए थे। दरअसल यहाँ कुछ व्यापारिक जहाज लौट रहे थे और इन जहाजों पर गए कामगारों के परिवार वाले उत्सुकता के साथ उनका इंतजार कर रहे थे। सुबह होते होते जब जहाज बंदरगाह के तट पर आने लगे, एक के बाद एक आधा दर्जन जहाज जमा हो गए। लोग उत्साहपूर्वक जहाजों के दरवाजों को ताक रहे थे, पर उस ओर से कोई हलचल नहीं हुई। काफी देर तक जहाज से कोई नहीं उतरा था। तभी भीड़ में से किसी ने हिम्मत करके जहाज पर कदम रखा और वहां का नजारा खौफनाक था। जहाज पर हर तरफ लाशें ही लाशें थी। इन लाशों के ढेर के नीचे कुछ जिंदा लोग अभी भी अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। जहाज के कप्तान किसी तरह नाविकों को उनके घर तो ले आए थे, पर मुर्दा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सभी ने एक एक कर लाशें नीचे उतारी। जिंदा बचे हुए लोगों को
राहत शिविरों में लाया गया। हर तरफ चीख पुकार मच गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। लोगों के शरीर धीरे धीरे काले पड़ रहे थे। जिसे जो समझ में आया वह कोशिश करने लगा। लाशों को एक साथ जमा किया, उन्हें दफनाने के लिए ज़मीन की खुदाई की गई। इस काम में सुबह से शाम हो गई। पूरा शहर बेहाल था। लोग थक कर दुखी मन के साथ बैठे हुए थे कि कुछ ही देर में कुछ और लोगों की तबीयत खराब होने की सूचना मिली। ये वो लोग थे जो जहाज़ पर नहीं गए थे, बल्कि उन मरीजों की सेवा कर रहे थे जो जहाज़ से उतरे थे। इसके बाद देखते ही देखते कई लोग बीमार होने लगे। चारों ओर चीखें गूंज उठी। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही ईश्वर ने उन्हें अपने पास बुला लिया। दरअसल यह था प्लेग। समस्या का समाधान तब हो सकता है जब यह पता चल पाए कि समस्या की जड़ कहाँ है, लेकिन उन हालातों में यह भी संभव नहीं था। बाद में कुछ शोधों में पता चला कि प्लेग की महामारी चीन से होते हुए यूरोप पहुंची थी। दरअसल चीन में प्लेग की शुरुआत हुई थी। 1340 के बाद चीन में एक बार फिर प्लेग ने दस्तक दी, किंतु यह कहर इस बार केवल चीन की सीमा तक नहीं था, बल्कि आगे बढ़ रहा था। दरअसल व्यापार की सहूलियत के लिहाज से एशिया, दक्षिण एशिया, मध्य एशिया के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए थल और जल मार्ग विकसित किए गए थे। क्योंकि सबसे पहले सिल्क का व्यापार शुरू हुआ, इसलिए इस मार्ग का नाम सिल्क रोड दिया गया। 1346 में यूरोप के जहाज चीन पहुंचे थे। उस वक्त यहाँ प्लेग का कहर था और इस कहर से प्रभावित काले चूहे जहाज में सामानों के साथ सवार हो गए। यूरोपीय व्यापारी यह नहीं जानते थे कि वे चूहों के साथ प्लेग के संक्रमण को भी साथ ले जा रहे हैं। सबसे पहले जहाज यूक्रेन के क्रीमिया में पहुंचे और वहीं से चूहों ने जहाज़ों में प्रवेश किया। जहाज वापस अपने देश जाने के लिए निकल पड़े। यह मार्ग कई हफ्तों का था। इस बीच हवा के संपर्क में आते ही प्लेग का संक्रमण जहाज पर सवार लोगों में भी फैलने लगा। धीरे धीरे जहाज पर सवार नाविकों ने दम तोड़ना शुरू कर दिया और ये वही जहाज थे जो 1347 में सीसली बंदरगाह पहुंचे थे। और जब लोगों ने जहाज़ों से लाशें निकाली और रोगियों की सेवा करना शुरू की तो वे नहीं जानते थे कि यह प्लेग महामारी है। फिर जैसे जैसे लोग संक्रामक व्यक्ति के संपर्क में आते गए, वैसे वैसे उनकी हालत खराब होने लगी और कुछ ही हफ्तों में प्लेग एक शहर से दूसरे शहर और फिर गांव कस्बों में फैल गया। इतना ही नहीं, बल्कि 8 महीनों के भीतर ही प्लेग ने अफ्रीका, इटली, स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, स्कैंडिनेविया और बाल्टिक क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया था। अब आलम यह था कि लोग महामारी के डर से घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। दुकानें और व्यापार बंद हो गए। पुजारियों ने संकट की घड़ी में प्रार्थना करने की सलाह दी। समस्या तब विकराल हो गई जब शवों का अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं बचा। इंसान तो इंसान, जानवरों ने भी दम तोड़ना शुरू कर दिया था। मौत का आंकड़ा पहले 1000 हुआ, फिर 10,000, फिर 50,000 और यह संख्या बढ़ते बढ़ते लाखों में तब्दील हो गई। 1350 तक प्लेग के कहर से यूरोप की 40% आबादी मौत के मुँह में समा चुकी थी। एशिया और अफ्रीका में भी मौत का आंकड़ा 25 लाख के पार पहुंच गया। करीब 3 साल और बीत चुके थे। मौसम में बदलाव आना शुरू हो गया था और उसी के असर से संक्रमण का असर कमज़ोर होने लगा। प्लेग का कहर रुक गया। लोगों ने राहत की सांस ली, पर अब मौत का आंकड़ा 50 लाख के पार था। प्लेग एक महामारी थी और उसका कोई इलाज नहीं मिल रहा था। यहाँ तक कि कोई यह भी नहीं जानता था कि महामारी से बचने के लिए करना क्या चाहिए। ऐसे में यह धारणा पैदा हो गई कि ईश्वर हमसे खफा है और इसीलिए वह कहर बरपा रहे हैं। और इसी धारणा को कैथोलिक धर्म की शोधन संस्थान या प्रगैरिटी की शिक्षा ने मजबूत बना दिया। लेखक दांते ने द डिवाइन कॉमेडी नामक किताब में नरक और प्रगैरिटी के बारे में भयानक ब्यौरा दिया है। इसके बाद लोगों ने प्लेग को ईश्वर का कहर ही माना और नतीजा ये हुआ कि चारों ओर अंधविश्वास का माहौल बनने लगा। फिलिप जिगलर ने अपनी किताब द ब्लैक डेथ में कहा है कि लोगों को उनके अपने विश्वास ने ही बर्बाद कर डाला था। यूरोप में 2 किस्म का प्लेग फैला था। पहला था न्यूमोनिक, जिसमें तेज बुखार और खून की उल्टी होती है। 3 दिन के अंदर मरीज की मौत हो जाती है। और दूसरा था ब्यूबोनिक, जिसमें मरीजों की जांघों के जोड़ और बगल में गिल्टी निकल आती है।
जिसमें पस भर जाता है और 5 दिन में ही मौत हो जाती है। यूरोप में दूसरी किस्म के प्लेग से सबसे ज़्यादा मौतें हुई थी। प्लेग के ज़्यादा संक्रमण का एक कारण यह भी था कि बेहतर भोजन न मिल पाने के कारण यूरोप की जनता की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर थी, इसलिए वे जल्दी जल्दी इसकी चपेट में आ रहे थे। यूरोप में इस महामारी को ख़त्म होने में 5 साल लग गए। एक बार नहीं बल्कि रुक रुक कर प्लेग का कहर सदी के अंत तक 4-5 बार आया। उस दौरान यूरोप का माहौल पहले विश्व युद्ध से भी ज़्यादा भयावह था। आबादी कम होने से मजदूरों की संख्या कम हो गई, रोजगार के अवसर लगभग खत्म हो गए। 1894 में फ्रांसीसी जीवाणु वैज्ञानिक आलेस आंद्रे यर्सन ने प्लेग फैलाने वाले बैक्टीरिया का पता लगाया। इस बैक्टीरिया का नाम यर्सीनिया पेस्टिस रखा गया। इसके बाद 1898 में फ्रांसीसी पॉल लुई सिमोन ने बताया कि प्लेग चूहे और गिलहरी जैसे छोटे छोटे जानवरों में पाए जाने वाले पीसू से फैलता है। इन खोजों के बाद प्लेग की रोकथाम के लिए वैक्सीन तैयार की गई, किंतु राहत आज भी नहीं है, क्योंकि प्लेग का कहर रुका था, ख़त्म नहीं हुआ था। वैक्सीन बनने के बाद भी 1910 में मंचूरिया में करीब 50,000 लोगों की मौत प्लेग से हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट कहती है कि प्लेग धरती से ख़त्म नहीं हुआ है। आज भी रह रहकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में प्लेग से मौतें होती रहती है। माना जाता है कि जब तक लोग साफ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे वे प्लेग का शिकार होते रहेंगे। तो ये थी यूरोप में फैली 14वीं शताब्दी की ब्लैक डेथ की हिस्ट्री। हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम आपको अवगत करा सकें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब ऐसी महामारी फैली हो। वैश्विक स्तर पर ऐसी महामारियां पहले भी फैल चुकी है, लेकिन उम्मीद है वो गलती हम इस बार दोबारा नहीं दोहराएंगे, क्योंकि उस समय इतनी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं थी और उन लोगों को नहीं पता था कि यह महामारी कितनी भयानक है, इससे उनकी मौत भी हो सकती है। लेकिन जब उन्हें इस चीज़ का आभास हुआ तो उन्होंने इससे डटकर मुकाबला किया, खुद को घर में बंद किया और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा, और उन्होंने कोविड-19 कोरोना वायरस से भी खतरनाक बीमारियों से लड़कर अपने आप को बचा लिया और इस मानव जाति को सुरक्षित रखा। लेकिन हमारे पास इस समय अच्छी टेक्नोलॉजी भी है और हमें यह भी पता है कि हम किस तरह कोरोना वायरस से बच सकते हैं। पर इन सभी के बीच एक सवाल वही का वही है कि आखिर क्यों हर बार चाइना से ही महामारी निकलती है और उसका हर्जाना पूरी दुनिया को भरना पड़ता है। आखिर क्यों हर बार चाइना ही महामारी का केंद्र बनता है। यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद ही कभी मिले। लॉजिकल मिस्ट्री टीम आपसे इतनी ही अपील करती है कि आप अपने आप को सुरक्षित और स्वस्थ रखें। आपका स्वास्थ्य ही हमारे लिए सर्वोपरि है। और वीडियो आपको थोड़ी सी भी ज्ञानवर्धक लगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि इस चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मैं मिलूँगा आपको ऐसी ही कोई मिस्टीरियस अमेजिंग हॉरर वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।